लोग कहते हैं कि यदि नीतीश कुमार न हो तो एनडीए को इतनी प्रचंड जीत नहीं मिलती। पहला सवाल, बिहार के चुनाव के रिजल्ट का अगर कोई आर्किटेक्ट है तो वो बिहार की जनता है। विपक्ष का आरोप है कि आपने वोट चोरी कर ली, वोट चोरी से आपने बिहार को जीता है। बिहार की जनता के दिल की चोरी की। एक जगह बताइए हमको ज्ञानेश्वर जी जहाँ किसी ने कहा कि मोदी चोर है, परिणाम बच नहीं रहा है, वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि वोट चोरी हो गया। कि उन्होंने तारीख निकाली थी कि 18 दिसंबर को वो शपथ लेंगे। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव अब भी बचकानी बातें करते हैं, उन्हें बिहार की राजनीति समझ में नहीं आई है? कांग्रेस का प्रत्याशी और राजद का प्रत्याशी एक ही सीट पे जी नामांकन दायर करे, ये कहीं आपने देखा है? महागठबंधन वालों ने उनको निपटाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। फ्रेंडली फाइट कभी आपने देखा है चुनाव? पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी का मिलाप हुआ, क्यों हो रहा है? किस सिंबल से लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? लोग उसमें लगे रहे। हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, जिसके घर में बिजली का मीटर है उसी को खाली हाथ जोड़ लीजिए। तो 1 करोड़ 86 लाख सरकारी नौकरी की बात। अरे भाई 1.5 करोड़ सरकारी रोजगार जी क्या एक प्रदेश में, देश के किसी प्रदेश में हुआ है क्या कि हर एक महिला को मैं कितना रुपया दे दूंगा हर एक महीना? ऐसा संभव है क्या? सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता तो हम 30 वोट से रामगढ़ नहीं हारते। कि आपने कभी सपने में भी सोचा था कि अरुण यादव के किले को ध्वस्त किया जा सकता है? लालटेन बुझ गया और कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ हो गया। आपके वजह से लालटेन छाप निकल जाएगा तो आपको स्वीकार्य है क्या? नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आरजेडी वाले कहना शुरू किए हैं कि वह 11वीं बार भी शपथ लेंगे। तो मोदी जी नहीं होते तो इतनी बड़ी जीत हो सकती थी क्या? जो सामाजिक वर्ग आपसे नाराज है उसकी बात सुननी पड़ेगी। राजपूत और कुशवाहा का जो डिवाइड है जी, इसको दूर करना है। इसको आपको पाटना पड़ेगा। कई सीटों पर आपने जबरिया काउंटिंग में उलटफेर करके आपने जीत हासिल कर ली। उम्मीदवारों को हाईजैक कर ले रहे हैं गुजरात से। नीतीश कुमार की सरकार सम्राट चौधरी के साथ 5 साल चलेगी। जिसको कहते हैं ना, बतासा के चक्कर में मंदिर ढाने का काम किया गया। 20 के 30 और 24 के 30। क्या आप ममता बनर्जी के यहाँ SIR करा पाएंगे? बंगाल में जो लोग SIR का विरोध कर रहे हैं वो SIR का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहे हैं। जनादेश तो रिजल्ट के बाद आता है, चुनाव के समय रन होता है। अमित शाह जी की जो समझ है चुनाव के बारे में, चाणक्य किसी कारण से उनको चाणक्य कहते हैं। ये 202 कल्पना से परे नहीं। एक कठिन सवाल आपने पूछा। इस उम्मीदवार को बैठाना सबसे कठिन है। अगर बिहार की राजनीति पर वेब सीरीज बने तो उसका टाइटल क्या रखें? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ लिया। मैं कहता हूं कि जाति के अलावा कैंडिडेट का प्रोफाइल भी, यादव रामकृपाल यादव भी है, विजेंद्र यादव भी है। वोट आप ऐसे ही मांग सकते हैं, ऐसे वोट नहीं मांग सकते। बहुत ऐसी चीजें हैं प्रशांत जी के बारे में तो अच्छी हैं। मतलब वो बीजेपी की बी टीम नहीं थे, अच्छी हैं जी। खुल के बोल रहा हूं। 238 सीटें लड़े, 236 पे जमानत जब्त हो गई। दोषारोपण उसी को करना चाहिए जिसका खुद का दामन साफ है। मतलब डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफस्टेज का स्पेशल पॉडकास्ट। देखिए, कहा जाता है कि राजनीति में शोर मचाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन गेम वही पलटता है जो शांत रहकर चाल चलता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए की इस प्रचंड जीत ने सबको चौंका दिया। लेकिन इस जीत की स्क्रिप्ट कहां कहां लिखी गई, क्या आपको पता है? खासकर मगध और शाहबाद का इलाका, जिसे आरजेडी का अभेद्य किला माना जाता था, तेजस्वी यादव का दुर्ग माना जाता था, कांग्रेस साथ में थी, माले साथ में, वहां लालटेन बुझाकर कमल खिलाने, तीर चलाने का कारनामा कैसे हुआ? आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस गेम प्लान के मास्टरमाइंड, वो चेहरा जो बार रूम और धूल भरे मैदान दोनों जगह बाजी मारना जानता है। जी हां, आज हम डिकोड करेंगे
बिहार जीत की इनसाइड स्टोरी, भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी और इस चुनाव के साइलेंट आर्किटेक्ट ऋतुराज सिन्हा के साथ तेजस्वी की रैलियों पर कैसे भारी पड़ा इनका माइक्रो मैनेजमेंट, और क्या वाकई बिहार में जाति पर विकास भारी पड़ गया। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे बिना लाग लपेट के। तो चलिए शुरू करते हैं खास बातचीत। बहुत स्वागत है ऋतुराज जी। धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे पहले आप बताइए कैसा लगा बिहार का चुनाव 2025। जीत तो आपके नाम लिखी गई, जीत भाजपा के नाम लिखी गई, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बिहार के संपूर्ण नेतृत्व के नाम, नीतीश कुमार के नाम लिखी गई। लेकिन एक स्क्रिप्ट राइटर आप भी थे, और मगर साहबाद पटना का इलाका जो सबसे अभेद्य था, वहां की जिम्मेवारी 6 महीने पहले आपको दी गई। सभी चौंके थे, ऋतुराज सिन्हा क्या कर लेंगे। और यहां तो महागठबंधन, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, माले सब लोग हैं, लेकिन जहां खाता खुलना संभव नहीं होता था, वहां आपने कहा यह भी जा रहा है, सुना यह भी जा रहा है कि जिस दिन एग्जिट पोल आ रहे थे आपकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। पता नहीं जो सोचा है वह होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो हुआ वह तो कमाल का हो गया। कैसे हुआ यह सब? धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। मुझे सबसे पहले शुरू करने से पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने मेरा परिचय देते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं जो मुझे लगा कि अतिशयोक्ति है जी। सही रूप से अगर कहूँ और गंभीरता से कहूँ तो बिहार के चुनाव के रिजल्ट का अगर कोई आर्किटेक्ट है जी, तो वो बिहार की जनता है। बिहार की जनता है जी। और मैं हवाबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ। 1951 के बाद जी, सर्वाधिक पोलिंग परसेंटेज, मत प्रतिशत, मतदान प्रतिशत बिहार में 2025 के चुनाव में देखा गया। 67% लोगों ने निकलकर वोट दिया। लगभग 5 करोड़ बिहारियों ने वोट दिया। बिल्कुल। एक स्पष्ट मैंडेट, 202 सीटें एनडीए के पक्ष में। ये आशीर्वाद हमारे मतदाताओं ने दिया। आर्किटेक्ट बिहार की जनता इसलिए है क्योंकि बिहार की जनता ने इस मैंडेट से अपना निर्देश सुनाया है कि वो विकसित भारत के साथ विकसित बिहार बनाना चाहती है। 1990 की जाति आधारित राजनीति, घोटालों की राजनीति, लॉ एंड ऑर्डर को चरमराने वाली राजनीति, रिवर्स गियर लगा के 1990 में बिहार की जनता नहीं जाना चाहती है। ये स्पष्ट बिहार के मतदाताओं ने किया है। इसलिए सही मायने में जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है। अगर इस जीत का आर्किटेक्ट कोई है तो वो बिहार की जनता है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। लेकिन देखिए, आपने बातों बातों में 1990 का जिक्र छेड़ दिया, और आपका मुकाबला महागठबंधन के साथ था, जिसके मुखिया सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव थे। यदि महागठबंधन जीतता तो मुख्यमंत्री वे ही बनते। और तेजस्वी यादव इस जनादेश के बाद कह रहे हैं, देखिए उन्होंने तारीख निकाल ली थी कि 18 दिसंबर को वह शपथ लेंगे। कहा जा रहा है, विपक्ष का आरोप है कि आपने वोट चोरी कर ली। वोट चोरी से आपने बिहार को जीता है। 10,000 रुपए की रिश्वत महिलाओं को देकर बिहार को जीता है। इस पर क्या कहेंगे? कहां वोट चोरी की आपने? देखिए, मोदी और नीतीश ने जी बिहार की जनता के दिल की चोरी की है। बिहार की जनता के दिल की चोरी की है। उनका मन जीता है। अच्छा। अपने काम से जीता है। क्या आपने इतना सघन जी प्रवास इस चुनाव में किया है, हम लोगों ने भी देखा है। बिल्कुल। एक जगह बताइए हमको ज्ञानेश्वर जी, जहां किसी ने कहा कि मोदी चोर है या नीतीश बाबू चोर है या उनका करप्शन है किसी प्रकार का, या उनका परिवारवाद है, या उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, या वो समाज को विभाजित करने की रणनीति पे चलते हैं। कोई एक उदाहरण बताइए किसी ने कहा हो। देखिए, इन मोदी जी और नीतीश जी की सुंदरता यह है जी कि इनका काम बोलता है, और आज जनता ने इनके नाम पर भरोसा जिताया है। अब जिनको ये परिणाम पच नहीं रहा है, वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि वोट चोरी हो गया जी, ईवीएम हैक हो गया। हम एक सवाल पूछते हैं, बिल्कुल,
2014 से 2025 मोदी जी का शासनकाल 11 साल का। जी। इस 11 साल में एनडीए ने अनेकों चुनाव में जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है, पर 14 बार पिछले 11 साल में 14 अलग अलग चुनावों में कांग्रेस और उनके समर्थक दलों की भी जीत हुई है। विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव जी। आपने एक बार सुना कि झारखंड या कर्नाटक या हिमाचल का चुनाव जीतने के बाद इंडी अलायंस वालों ने कहा हो कि नहीं नहीं ईवीएम हैक था, वोट चोरी हो गया? तो ये बचकाना बातें बिहार की जनता और देश की जनता अब ये पूरी तरह से जान चुकी है कि खिसियानी बिल्ली जो है खंभा नोचती है। अच्छा, तो आपको लगता है तेजस्वी यादव अब भी बचकानी बातें करते हैं? उन्हें बिहार की राजनीति समझ में नहीं आई है? बिहार की जनता जो है वह 1990 से 2005 के कालखंड में नहीं जाना चाहती है? देखिए, तेजस्वी यादव जी को मैं क्या सर्टिफिकेट दूं? तेजस्वी यादव जी बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री होने वाले व्यक्ति हैं। जी, नीतीश कुमार ने ही बनाया। तेजस्वी यादव जी का अपना अनुभव है। तेजस्वी यादव जी के बड़ा फैन फॉलोइंग बिहार में। बिल्कुल। मैं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी क्या विकास के मॉडल के लिए जाने जाते हैं? क्या तेजस्वी यादव जी अपने पॉलिसी और अपने विजन के लिए जाने जाते हैं? तेजस्वी यादव जी को लेकर आज भी बिहार के मन में चिंता है कि जंगल राज नए स्वरूप में कहीं बैकडोर से एंट्री न मार दे। अच्छा, और शायद इस चुनाव में यही हुआ। उन्होंने अपनी बात को समझाने का प्रयास तो किया, वो अलग बात है कि महागठबंधन वालों ने उनको निपटाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। महागठबंधन वालों ने तेजस्वी यादव को निपटाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। फ्रेंडली फाइट कभी आपने देखा है चुनाव? अच्छा, तो इसके लिए वीआईपी का प्रत्याशी और राजद का प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी और राजद का प्रत्याशी एक ही सीट पे नामांकन दायर करे, ये कहीं आपने देखा है? ऐसे गठबंधन होता है क्या? बिल्कुल। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन लोगों ने प्रयास किया तेजस्वी यादव जी को निपटाने का, उनके अपने गठबंधन ने प्रयास किया उनको निपटाने का, लेकिन साथ ही साथ जनता के दिमाग में भी स्पष्ट था कि एक तरफ मोदी नीतीश के साथ विकसित बिहार का एजेंडा है और दूसरी तरफ तेजस्वी जी और उनके साथ के घटक दलों के साथ 1990 वाला एजेंडा नए कपड़े नए चाल ढाल में वापस प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। और बिहार की जनता ने इसको आंक कर स्पष्ट मैंडेट दिया कि इसका कोई स्थान अब बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए इसका कोई स्थान नहीं है। बिहार विकसित भारत का अंग बनना चाहता है, डबल इंजन की सरकार के साथ, रफ्तार के साथ आगे बढ़ना चाहता है, पुराने इतिहास में लौटना नहीं चाहता। नहीं, आपने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई विकास का मॉडल नहीं था, डेवलपमेंट मॉडल नहीं था, विजन नहीं था, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि बिहार में तो कॉपी पेस्ट की सरकार है, जो हम कहते हैं वो लागू कर देती है, और वह तो हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने जा रहे थे और हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए देने की बात कर रहे थे। आपने 10,000 दिया, वे 30,000 देने की बात कर रहे थे। तो उनके पास तो एक विजन था ना, बिहार में तो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी ही चाहिए। ऐसा है कि बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल ले आया। आज लोग चर्चा कर रहे हैं जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए जो सरकार ने एक स्कीम लाई और जिसका पहला इंस्टॉलमेंट एक तरह से दिया गया, इसकी चर्चा लोग भरपूर कर रहे हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि चुनाव के बीच में तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार के 1,86,00,000 परिवार हैं। 2,86,00,000 परिवार नहीं, मैं घर गिन रहा हूं। अच्छा, घर गिन रहा हूं। मैं घर गिन रहा हूं बिजली कनेक्शन के नाम। बिल्कुल, हाउस होल्ड बिजली कनेक्शन 1,86,00,000 जी। तो अगर तेजस्वी जी ने कहा कि मैं हर एक घर पे एक सरकारी रोजगार दूंगा और माने कि जिसके घर में बिजली का मीटर है उसी को खाली हाथ जोड़ लीजिए, तो 1,86,00,000 सरकारी नौकरी की बात की। ये मान ले कि करीबन 25 लाख लोग ऑलरेडी सरकारी रोजगार में हैं, उसको भी आप हटा दीजिए, तब भी तेजस्वी यादव जी 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को सरकारी रोजगार देने की बात कह रहे थे। और यही कारण है कि बिहार की जनता
पूरी तरह से समझ गई कि ये आदमी सिर्फ छलने का प्रयास कर रहा है। तेजस्वी यादव बिहार को छल रहे थे, महागठबंधन बिहार को छल रहा था। अरे भाई, 1.5 करोड़ सरकारी रोजगार जी, क्या एक प्रदेश में, देश के किसी प्रदेश में हुआ है क्या? क्या ये संभव है क्या? भारत सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या 50 लाख। तो मतलब ये तो बेतुकी बात भी है। और ये तो वही कर सकता है जिसका एजेंडा झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का और छलने का हो। तो तेजस्वी जी ने, जो आप कह रहे हैं बात कि तेजस्वी जी के पास विजन था, उनका आरोप था कि कॉपी पेस्ट की सरकार चल रही है, फलाना ढिमकाना, तो वो एक बार आत्मचिंतन करें ना। उन्होंने बिहार को क्या बोला कि हर एक महिला को मैं कितना रुपया दे दूंगा हर एक महीना? ऐसा संभव है क्या? 2,500 रुपए हर महीने। 1.5 करोड़ लोगों को सरकारी रोजगार संभव है क्या? तो बिहार की जनता इस बात को समझती है कि काम करने वाला कौन है और प्रलोभन देके शोषण करने वाला कौन है। नहीं ऋतुराज जी, देखिए, चलिए, वह हार गए, लेकिन उम्मीदें आरजेडी ने नहीं छोड़ी है। मैं आता हूं मगध साहबाद पर, इसके पहले एक सवाल ले लूं क्योंकि तेजस्वी यादव का जिक्र चल गया है। लोग कहते हैं कि यदि नीतीश कुमार न होते तो एनडीए को इतनी प्रचंड जीत नहीं मिलती। पहला सवाल। दूसरा सवाल, नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आरजेडी वाले कहना शुरू किए हैं कि वह 11वीं बार भी शपथ लेंगे। और किसके साथ लेंगे, क्या कहना चाहते हैं आरजेडी वाले, इस बात को आप समझ ही रहे हैं। तो नीतीश के बिना क्या एनडीए बिहार नहीं जीत सकता था? और क्या नीतीश कुमार, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है, वह 11वीं बार भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बेफुजूल की चर्चा है जी कि अगर नीतीश बाबू नहीं होते तो क्या इतनी बड़ी जीत होती। तो मैं उल्टा पूछ सकता हूं, तो मोदी जी नहीं होते तो इतनी बड़ी जीत हो सकती थी क्या? अब इस पे विश्लेषण करके क्या करेंगे? बिल्कुल। दूसरी बात आपने कही कि 11वीं बार शपथ लेंगे कि नहीं। मैं ज्योतिष तो हूं नहीं जी, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि नीतीश बाबू को शपथ लिए, 10वीं बार शपथ लिए, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। और नीतीश जी जिस तरह से, जिस लगन से, जिस स्पष्टता से निर्णय ले रहे हैं, 1 करोड़ रोजगार सृजन करने का जो उन्होंने बड़ा लक्ष्य रखा है, सरकारी रोजगार, प्राइवेट रोजगार, स्वरोजगार के अवसर जोड़ के 1 करोड़ रोजगार सृजन का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, 1 डिस्ट्रिक्ट मेनी फैक्ट्री का जो लक्ष्य, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कही है उन्होंने, जो बात कही है, 3 हफ्तों में नए मंत्रालय बनाकर, नई पॉलिसियां लागू करके, पूरे सरकारी तंत्र में ब्यूरोक्रेट्स का शफलिंग करके, एक संकल्पबद्ध तरीके से नीतीश कुमार जी ने अपना काम शुरू किया है। मोदी जी के पूरे समर्थन से शुरू किया है। तो अभी तो यह सरकार 5 साल चलेगी। तेजस्वी जी और उनके साथ के लोग पता नहीं कब की बात कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पकाना उनकी आदत है। नीतीश कुमार की सरकार सम्राट चौधरी के साथ 5 साल चलेगी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, मैं वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूं, ना बहुत ज्यादा भूत में, ना जब बहुत ज्यादा भविष्य में रहना चाहिए। आज 202 सीटें जीतकर जनता का प्रचंड आशीर्वाद लेके हमारी सरकार बन चुकी है। अब हमको काम करना है। राजनीति अच्छी चीज है, पर राजनीति चुनाव के बाद काम करने की ओर बढ़नी चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स चलता रहेगा तो विकास कैसे होगा? और मोदी नीतीश का रूल है कि रिजल्ट देने वाले लोग हैं। नहीं, काम करने की बात आपने की। क्या बिहार को सचमुच यकीन करना चाहिए कि इस बार इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाएगा, बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी, शुगर मिल खुलेंगे? क्योंकि आप इस सेक्टर को भी समझते हैं और बिहार के हालात को भी समझते हैं, बिहार के पास क्या है, क्या नहीं है, कैसे निवेशक आ सकते हैं। आपको विश्वास है इस बार कुछ होगा? देखिए, मेरा मानना है कि हम पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश को देखते हैं जी। आज से मात्र 15 साल पहले बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश कहां था? आज से 15 साल पहले मध्य प्रदेश कहां था? आज से 15 साल पहले बिहार कहां था? 2005 में बिहार कहां था? बिल्कुल। विकास हुआ ना, बदलाव संभव है ना। तो जिन लोगों ने किया है वही लोग आगे करेंगे। और मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है एक बिहारी के तौर पर कि प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का फोकस आज के समय बिहार पर है, जिस तरह का केंद्र सरकार का सहयोग
बिहार सरकार को मिल रहा है, मिलने वाला है, जो योजनाएं देख रहे हैं हम, जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कायाकल्प हुआ है, 4 लेन हाईवे तो इस तरह से बिछा है बिहार में, गंगा के ऊपर ब्रिज तो ऐसे बने हैं कि किसी को कल्पना नहीं थी, जी, एयरपोर्ट तो ऐसे बने हैं कि लोग सोच नहीं सकते थे। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा, हमको पूरी उम्मीद है। चलिए, आपको पूरी उम्मीद है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। अब आते हैं चुनाव के जो रहस्यमयी बातें हैं। मुझे याद है 6 महीने पहले जब चुनाव की तैयारियां शुरू हुई थी, एक खबर शुरू होती है कि बिहार के विभिन्न जिलों को विभिन्न रणनीतिकारों को सौंपा जा रहा है, जिम्मेवारियां सौंपी जा रही है। और सबसे कठिन इलाका था, देखिए सरकार तो 2020 में भी बनी थी, लेकिन कैसे बनी थी यह आपको पता है कि मगध, शाहबाद और पटना का इलाका कैसे जीतेंगे, क्योंकि 2020 की कसक बीजेपी को, जेडीयू को कितने जिलों में खाते ही नहीं खुले थे। और वह जिम्मेवारी सौंप दी जाती है ऋतुराज सिन्हा, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी को। आप स्वयं भोजपुर से आते, संदेश से आते। संदेश एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता था कि अरुण यादव को वहां कोई हरा ही नहीं सकता है। तो वो 48 सीटें, यदि हम शाहबाद, भोजपुर की बात कर लें, 48 मगध की बातें कर लें, तो इस बार 39 आपने जीत ली। जिस दिन यह सौंपा गया था, आपको चिंता नहीं हुई थी? कहाँ चढ़ा दिया गया? ये देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जीत हर एक क्षेत्र में हुई है जी, है ना। और बिहार की जो 5 जोन में डिवाइड करके अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी गई, ये अमित शाह जी की जो समझ है चुनाव के बारे में, चाणक्य जो है, किसी कारण से उनको चाणक्य कहते हैं जी, क्या करना, कब करना, कैसे चुनाव की प्लानिंग करना, जी, उनके जैसा कोई व्यक्ति मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। अच्छा, तो ये जो स्पष्टता उनके मन में थी कि बिहार को 5 जोन में डिवाइड किया जाए, क्योंकि बिहार एक नहीं है, अलग अलग जोन का अलग स्वभाव, अलग राजनीति, अलग मुद्दे, अलग समस्याएं, अलग जातिगत समीकरण, सोशल फैब्रिक सब अलग है। तो उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट हमको दिया, और ऐसा नहीं है कि कोई शाहबाद मगध ही बहुत कठिन इलाका था, सबसे कठिन इलाका था भाई। जिसको सीमांचल का क्षेत्र मिला होगा उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको जो है तिरहुत और ऊपर मिला होगा, उसके सारण मिला होगा, उसके लिए भी। मैं ये मानता हूं कि शाहबाद मगध एक विषय इसलिए बना इस चुनाव में और चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 2020 के चुनाव में 48 सीटों में मात्र 5 सीटें ही जीत पाए थे। कारण यह भी बना कि लोकसभा चुनाव में जब बिहार में एक अच्छा रिजल्ट एनडीए ने दिया, तो शाहबाद और मगध के इलाके में जो 8 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 6 सीटों पर किन्हीं कारणों से हम पीछे रह गए। बिल्कुल। तो इन चर्चाओं के विषय से शाहबाद मगध पे थोड़ा स्पॉटलाइट ज्यादा पड़ा। जी। बहरहाल मेरा यह मानना है, जब मैं पहले दिन से जब शाहबाद मगध घूमना शुरू किया, तो 2 बातें मेरे दिमाग में स्पष्ट आई कि मूल स्वभाव से शाहबाद मगध ऐतिहासिक रूप से जी बिहार का नहीं, देश का पॉलिटिकल सेंटर रहा है। इसी राजगीर से, इसी मगध से बिल्कुल जो है मौर्य वंश ने और गुप्त वंश ने अपना साम्राज्य चलाया है। बिल्कुल। यही शेर शाह सूरी का हेडक्वार्टर रहा मुगलों के आने से पहले, जिसने देश पे एक बड़ा छाप छोड़ा। बिल्कुल। यही हेडक्वार्टर रहा अंग्रेजों के आगमन पे बाबू वीर कुंवर सिंह जी का, जिन्होंने अंग्रेजों को 80 साल की उम्र में धूल चटाया। तो यह मूलतः एक पॉलिटिकल एरिया है, राष्ट्रवादी एरिया है, राष्ट्रवादी है और हिंदूवादी एरिया। जी। अच्छा, हिंदूवादी भी मेरा मानना है जी। और जब हम डिटेल में उतरना शुरू किया, पंचायतवार प्रवास होना शुरू हुआ। हमारे यहाँ मंडलों में काफी प्रवास करने का एक अभ्यास है। भारतीय जनता पार्टी मंडलों के माध्यम से ही काम करती है। मंडल मतलब कि 5-7 पंचायत जोड़ के एक मंडल हो गया। तो जब नीचे बैठ के होना शुरू हुई और गोविंदपुर में, रजौली में, गुरुआ में, डिहरी में,
ब्रह्मपुर में, अगियाओं में जब आप जाके बैठते हैं तो आवाजें आना जमीन से पहले शुरू हो गई थी। मुझे अभी भी याद है कि भोजपुर जिले में एक पंचायत स्तर की बैठक में एक बुजुर्ग, मैं बैठक करके उठा तो एक बुजुर्ग साइड में बैठे हुए थे, बैठक में भाग भी नहीं ले रहे थे। अच्छा। तो भोजपुरिया हूं, मैं निकल रहा था, गाड़ी की ओर बढ़ रहा था, तो हमने पूछ लिया, बाबा का हुई चुनाव में, का हुई? तो बाबा हमको ऐसे सर उठा के देखे और मुस्कुरा के बोले, का हुई 20 के खीस और 24 के टीस उतारा अच्छा। जाए। अच्छा, एक मतलब लाइन संकेत दे दिया उन्होंने। एक लाइन। हाँ। 20 की खीस 24 की टीस। 20 की खीस क्या थी जी कि 20 में जिस माले को जिताया, जिस आरजेडी लालटेन को छाप जिताया। पे लोगों को जिताया, कांग्रेसियों को जिताया, उन विधायकों ने जीतने के बाद क्या किया, उसकी खीस थी। और 24 में मोदी जी का साथ नहीं दे पाए, छोटे बड़े विषयों को लेकर, ये राजपूत, कुशवाहा, फलाना ढिमकाना, छोटे बड़े इस विषयों को लेकर, जिसको कहते हैं ना बतासा के चक्कर में मंदिर ढाने का काम किया गया। और कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ मजबूत जिस तरह से करना चाहिए था नहीं कर पाए, इसकी टीस। बिल्कुल। तो 20 की खीस 24 की टीस जी उतारे के रही जी। और उतार दिया। शाहाबाद की जनता को, मगध की जनता को करबद्ध नमन है, जनता जनार्दन है। उन्होंने 75 सीटें, महागठबंधन 115 सीटों पे थी जी ज्ञानेश्वर जी, 115 सीटों से महागठबंधन 75 सीट हार के नीचे आई। बिल्कुल। उस 75 सीट में 33 सीट शाहाबाद और मगध में हारी है। शाहाबाद माले का जड़ उखड़ गया, लालटेन बुझ गया और कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ हो गया। ये शाहाबाद की, मगध और की जनता ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि हम आपको अवसर दे सकते हैं, काम नहीं करोगे तो लोकतंत्र में आपका कोई स्थान नहीं है। खाली जात के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा, मैं कुछ सीटों की बात ही कर लेता हूं। शुरुआत करते हैं संदेश से ही। आप तो संदेश से ही आते हैं, आपका घर वहीं है, तो संदेश के बारे में आपको भरोसा था कि राधाचरण शाह को लड़ा देंगे? क्योंकि देखिए बीजेपी लीड कर रही थी सहयोगी दलों के साथ मिलकर, कौन सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, कौन सा सिंबल होगा। कि आपने कभी सपने में भी सोचा था कि अरुण यादव के किले को ध्वस्त किया जा सकता है? नहीं, देखिए हर एक क्षेत्र का जी एक पल्स है, और पल्स कैसे पकड़िएगा, पहले हमसे जो कमियां रह गई उसको आपको स्वीकारना पड़ेगा, कार्यकर्ता की बात सुननी पड़ेगी, जो सामाजिक वर्ग आपसे नाराज है उसकी बात सुननी पड़ेगी, वही आपको दिशा निर्देश देता है कि आपकी कमी क्या हुई। जब मैं उस क्षेत्र में शाहाबाद में जैसे 22 सीटें मैं घूम रहा था, तो लोगों ने स्पष्ट कहा कि भैया भोजपुर में आप एकोठो वैस को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। अच्छा। पूरे शाहाबाद में आप एकोठो वैस को चुनाव नहीं लड़ाते हैं, कैसे मिलेगा वैस का वोट? लोगों ने कहा कि 4 रिजर्व सीट है, पासवान आप लड़ेबे नहीं करते हैं, बोलते हैं कि पासवान का वोट हमको नहीं मिलता है। आपको कोई ना कोई भैया तरीका निकालना पड़ेगा कि ये राजपूत और कुशवाहा का जो डिवाइड है जी, इसको दूर करना है, इसको आपको पाटना पड़ेगा। आप खाली जनता की सुनते जाइए। हमने सुना, हमने संदेश में राधाचरण सेठ जी जो कानू समाज से आते हैं उनको चुनाव लड़वाया और वो जीत के आए। हमने महेश पासवान जैसे, मैं अज्ञाओं पर आ रहा था। अज्ञाओं एक ऐसी सीट थी ऋतुराज जी जिसे एनडीए के भीतर ही कोई दल लेना नहीं चाह रहा था। नहीं, मैं एक थोड़ा आपको रोकूंगा इसमें, बस मैं पल्स की बात कर रहा था। लोग अचरज में थे कि पवन सिंह आए, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी का मिलाप हुआ, क्यों हो रहा है, किस सिंबल से लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, लोग उसमें लगे रहे। मैसेज ये था कि जो काराकाट में 24 में हुआ उसका निदान पार्टी ने कर दिया। पवन सिंह जी का बड़प्पन है, उनकी समझदारी है, उनके संस्कार हैं कि वो जाकर उन्होंने बकायदा आशीर्वाद लिया। और उपेंद्र कुशवाहा जी का भी बड़प्पन है कि उन्होंने अपनी हार को दरकिनार करते हुए गले लगा के आशीर्वाद दिया। पवन सिंह को कैसे मनाया था ऋतुराज सिन्हा ने? पवन सिंह जी एक
बड़ा फिल्मी सितारा होने के अलावा जी एक खांटी भोजपुरिया हम्म हिंदूवादी राष्ट्रवादी आदमी है। हिंदूवादी राष्ट्रवादी आदमी है। पवन सिंह जी को मैं जितना जानता हूं वो कभी भी हम्म मोदी जी का अनिष्ट नहीं कर सकता है। मोदी जी का अनिष्ट नहीं कर सकता। जब बैठ के बात हुई हम्म तो एक बार में मुझे स्पष्ट हो गया था कि ये व्यक्ति दिल का साफ है। चुनाव के समय बहुत लोग चाबी लगाने वाले रहते हैं, चाबी लगा, जो हुआ सो हुआ। उनको भी रियलाइजेशन है कि मोदी जी के साथ रहना है, मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। तो पहली बार में ही राजी हो गए थे। अब देखिए इसमें कहां जाएंगे, कितनी बार में राजी हुए, क्या जी। हुए, लेकिन मैं एक बात कह रहा था आपको कि आपको पल्स जो है अब जैसे समझना होगा, समझना पड़ेगा। अरवल जहानाबाद का बेल्ट, बिल्कुल भूमिहार का एक बड़ा वर्चस्व उस क्षेत्र में है। घोसी भी खत्म हो गया था, अरवल भी खत्म हो नहीं, गया लेकिन था। मैं कहूंगा कि 24 के चुनाव में जी अरुण जी और बाद में चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी और बाकी जो प्रकरण उस बेल्ट में हुआ, उसके कारण से चंद्रवंशी जो हमारा वोटर था, भूमिहार समाज जो हमारा वोटर था, उसके बीच में खींचतान की बिल्कुल एक माहौल बन गया ना। शर्मा को बर्मा नहीं, बर्मा को शर्मा नहीं, चंद्रवंशी को शर्मा नहीं, शर्मा को चंद्रवंशी नहीं। तो ये पल्स आपको पकड़ना पड़ेगा जी। उसके बाद उसकी गुत्थी को ठीक करना होगा, ठीक करना पड़ेगा। तो चंद्रवंशी भी लड़ा, जहानाबाद से लड़े, अरुण कुमार जी के लड़के भी लड़े, जी घोसी से लड़े, कुर्था से पप्पू वर्मा लड़े, पप्पू वर्मा लड़े, जी अरबल से मनोज शर्मा लड़े, एक पासी जी रानी पासी जी को लड़ाया गया मखदूमपुर से लड़े। जी। तो आपको जब प्रॉब्लम समझ के, जैसे मतलब मैं बता रहा हूं, खाली मैंने उदाहरण दिया पासवान रविदास का शाहाबाद में, एक और उदाहरण दे सकता हूं जी। मगध में मुसर समाज का बड़ा वर्चस्व है, बड़ी भूमिका है, मांझी जी का क्षेत्र है, लेकिन वहां पे भी डिसबैलेंस था। कहीं ना कहीं अन्य रिजर्व सीटों पर प्रतिनिधित्व अन्य जात बिरादरी को नहीं मिल पा रहा था। रानी जी चुनाव नहीं जीत पाई, ठीक है, हाँ, और हमने पासी समाज को संदेशा दिया, लड़ाया। रजौली में एक राजवंशी को चुनाव लड़वा के विमल राजवंशी जैसे साधारण कार्यकर्ता को लोजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ा के जिता के लाए। बोधगया में श्यामदेव पासवान जी चुनाव नहीं निकाल पाए, 700-800 वोट से बेचारे हार गए, लेकिन हमने उनको भी समायोजित किया और मुसर समाज को तो आगे रखा ही। तो जब आपने बात कही कि कैसे साधा, तो इसमें 3 बातें मैं कहूंगा। नंबर 1, अमित भाई की रणनीति, उनकी स्पष्टता। दूसरी बात, हमारे कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास। और तीसरी बात कि हमारे जो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी और संगठन प्रभारी विनोद तावड़े जी का कुशल प्रबंधन। ये तीनों आप जोड़ लीजिए, आपको खुद दिख जाएगा कि रिजल्ट कैसे आता है। तो चलिए, रिजल्ट कैसे आता है यह भी दिख गया, और रिजल्ट आया भी, लेकिन रिजल्ट वैसा आ गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि विनोद तावड़े जी ने कहा कि सब कुछ मिलाकर 196 तक पहुंचते थे। उसके पहले भी याद कीजिए, अमित शाह ने 160 का टारगेट रखा था। ये 202 कल्पना से परे नहीं था। नहीं, एक पैटर्न हमारे लोकतंत्र में इमर्ज कर रहा है, और मैं मतलब इंग्लिश में कहावत है कि वन इज ऑलवेज वाइजर इन हाइंडसाइट। मतलब घटना के बाद हर एक आदमी ज्ञानी हो जाता है। मैं अपनी आकलन करूं तो मैं तो 150 सीट के आसपास ही मान रहा था कि हम 150 सीट के आसपास, 150 160 जो अमित भाई बोल रहे थे वही लग रहा था कि जी अगर ऐसा रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जितने पिछले चुनावों की एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे हम लोग भी स्टडी करते हैं, आप देखिए कि देश अब फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं देता जी। मिली जुली सरकार, वो 90 के दशक का जो एक खिचड़ी सरकार का एक ट्रेंड बन गया था, किसी भी प्रदेश में देखिए स्पष्ट मैंडेट मिलता है, हमारे पक्ष का हो या हमारे विरोध का हो, मैंडेट एक तरफा मिलता है। और बिहार में भी वही हुआ, एक तरफा मैंडेट है, 202 सीटों का मैंडेट है। और मुझे लगता है कि इस प्रचंड जीत के बाद एक बड़ी जिम्मेवारी भी एनडीए के कंधों पर है, जनता के आशाओं आकांक्षाओं पे खरा उतरने का। नहीं, एक आरोप भी आपके खिलाफ लग रहा था चुनाव के दरमियान
कि आप उम्मीदवारों को हाईजैक कर ले रहे थे, ऋतुराज सिन्हा उम्मीदवारों को बैठा दे रहे थे, चाहे वह जनसुराज के उम्मीदवार हो, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हो, दानापुर के उनके उम्मीदवार को आपने खड़ा ही नहीं होने दिया। ब्रह्मपुर में उनके उम्मीदवार डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी के घर आप पहुंच गए धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। यह अतिक्रम क्यों करना पड़ा? जब आपको लग रहा था कि साफ साफ जनादेश है, तो फिर यह उम्मीदवारों को हाईजैक करने की स्थिति क्यों आ गई थी? जनादेश तो रिजल्ट के बाद आता है ज्ञानेश्वर जी। चुनाव के समय रन होता है, रन। जी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड वार। रन में जी, आप जीत के लिए लड़ते हो और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रण में होती हैं, स्वाभाविक है। अब उसमें एक एक चीज जाके गुत्थी खोलेंगे तो बहुत सारे परत, लेकिन बहुत सारी चीजें ऋतुराज सिन्हा के स्वभाव के विपरीत थी। इस स्वभाव के विपरीत क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को अलग अलग ड्यूटी मिलता है, जिसको जो काम करने को कहा जाता है। अब आज के डेट में देश एसआईआर की चर्चा कर रहा है। किस उम्मीदवार को बैठाना सबसे कठिन काम था? देखिए, मेरा ये मानना है जी कि हमारा काम था हर एक उस व्यक्ति को बैठ के समझाना कि आपके लड़ने से किसका लाभ हो रहा है। आप लड़ोगे क्या, आप जीतोगे? अगर आप जीतोगे नहीं तो आपके वजह से लालटेन छाप निकल जाएगा तो आपको स्वीकार्य है क्या? अगर मोदी जी का हाथ कमजोर होगा तो आप वो करना चाहते हो क्या? आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आप जो कर रहे हो क्या वो बिहार के हित में है? क्या वो राष्ट्रवादी सोच के हित में है? क्या वो हिंदूवादी सोच के हित में है? कई लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, सही निर्णय लिया और इस कारण से जो सीटें क्लोज हमारी फंसने वाली दिख रही थी वो सीटें ठीक ठाक निकल गई। नहीं, देखिए, आरजेडी का तो आरोप है कि कई सीटों पर आपने जबरिया काउंटिंग में उलटफेर करके आपने जीत हासिल कर ली। एक संदेश का ही उदाहरण दिया था। एकदम जी गलत आरोप है। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता तो हम 30 वोट से रामगढ़ नहीं हारते। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता तो हम 200 से कम वोटों से ढाका जैसी सीट, हमारे सिटिंग विधायक की सीट, हम नहीं हारते। हम फारबिसगंज में 250 वोट से कम से वोट से नहीं हारते। हम 700 वोट से बोधगया नहीं हारते। मैं आपको अनगिनत सीटें गिनवा दूंगा। जो ये बातें बोल रहे हैं उनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। वो जनता के मैंडेट का अपमान करना, अपनी जिद पे अड़ना, हम जीते तो बहुत अच्छा और हम हारे तो एसआईआर खराब, ईवीएम खराब, सरकारी तंत्र खराब, इलेक्शन कमीशन बिक गया। अरे भाई, ये कोई तरीका है क्या? लेकिन हमने टिकटों के वितरण के दौरान देखा कि ऋतुराज सिन्हा बहुत डेंजर जोन में चले गए और बख्तियारपुर कोई इतिहास नहीं, कोई मिसाल नहीं। वहां आप लोगों ने ऐसा प्रयोग किया, एलजेपीआर को सीट दी, फिर अरुण शंकर प्रसाद को चुनाव लड़ाया कि जहां आज तक कोई गैर यादव राजपूत तो बीजेपी का कोई जीता ही नहीं था, यादव ही कभी जीते थे वहां, और कोई भी मानने को तैयार नहीं था। मैं भी नहीं मानने को तैयार था। मैंने आपको लिखकर कहा था कि देखिए, मुझे विश्वास नहीं है कि बख्तियारपुर सीट आप जीत सकते हैं, लेकिन यह डेंजर जोन में अत्यधिक चला जाना नहीं था। देखिए, राजनीति या किसी भी चीज में आपको थोड़ा रिस्क लेना होता है जी। सीधी सी बात यह है कि राघोपुर और बख्तियारपुर गंगा जी के इस छोर और उस छोर है। वहां के गणित में, सामाजिक समीकरण में बहुत फर्क नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे कुछ बड़े नेता राघोपुर पे फोकस कर रहे थे, हमको कहा गया बख्तियारपुर पे फोकस करने के लिए। तो वहां के जो सिटिंग विधायक थे अच्छे व्यक्ति हैं, पर एक लंबे समय से विधायकी होने के कारण उनके प्रति नाराजगी थी। लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम चल रहा था कि जाति आधार पर गोलबंदी होती जा रही थी। उनका एंटी इनकम्बेंसी था पर गोलबंदी हो रही थी। तो हमने रिवर्स पोलराइजेशन के लिए प्रयास किया। अच्छा। रिवर्स पोलराइजेशन हुआ और अरुण कुमार जो कानू समाज से आते हैं, अति पिछड़ा का बेटा है, एक साधारण कार्यकर्ता है जो कि मंडल के कार्यकर्ता
पदाधिकारी से होते होते जिला का अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी का, उसको लोजपा सिंबल पे लड़ाया। इसके बावजूद कि वो 3 बार के विधायक के सामने लड़ रहा था, इसके बावजूद कि एक बड़ा कुर्मी नेता, दनियावा में रहने वाला, बसपा के सिंबल पे भी एक व्यक्ति, जनसुराज पे भी वाल्मीकि सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वोट कट रहा था, उसके बावजूद वो जीत के आया है। ये दिखाता है कि संगठन की शक्ति लगेगी तो हर एक चीज संभव है। और मैं एक बार पुनः अंडरलाइन कर दूं, किसी जाति के विरोध में प्रयास नहीं था, क्योंकि उसकी बगल वाली सीट जी फतवा में आपने देखा होगा कि एक राजपूत प्रत्याशी फॉरवर्ड प्रत्याशी के जगह पे, जनसुराज से नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपने यादव को लड़ाया, हमने यादव को लड़ा जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि यादव माइनस किया कहीं, हमने बख्तियारपुर में यादव के जगह अति पिछड़ा लड़ाया, तो फतवा में राजपूत की जगह पे यादव को लड़ाया, पटना सिटी में कुशवाहा को लड़ाया, कुम्हरार में मैं आऊंगा कुम्हरार पर मैं बात कह रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं समीकरण बैठा के चलना पड़ेगा। देखिए, मोदी जी खाली सबका साथ सबका विकास स्लोगन नहीं, लक्ष्य है। हम जिस विचार परिवार से आते हैं, लक्ष्य है और संकल्प है। आपको लगता है कि फतवा में जीत लेते यदि फैसला थोड़ा पहले हो जाता? देखिए, मैं कहूंगा कि फतवा में भी हम हारे नहीं हैं जी, हारे नहीं है मतलब मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो मिला चुनाव के बाद, मैंने कहा कि फतवा की सीट हम 19 में, 20 में, 24 में चुनाव परिणाम को, अगर हाल के चुनाव परिणाम देखें तो मात्र 5-6 हजार वोट से हम पीछे रहे। पहले हम 20-20 हजार वोट से, 25-25 हजार वोट से वो सीट हारे। तो पहले से बेहतर लड़े, थोड़ी कसर रह गई, आगे पूरा करेंगे। चलिए आगे पूरा करेंगे। देखिए, अभी आपने एक बात कही, रिवर्स पोलराइजेशन की बात आपने करी। देखिए, 1990 से 2005 तक के चुनाव में यह बात कही जाती रही है, कहें कि 2020 तक कही जाती थी कि सवर्णों के खिलाफ पोलराइजेशन हो जाता है। लेकिन 2025 के नतीजे बताते हैं कि सवर्णों ने पिछड़ों के साथ, गैर यादव पिछड़ों के साथ, अति पिछड़े के साथ, दलितों के साथ दोस्ती कर ली। लेकिन यादवों की दुश्मनी उनसे अधिक बढ़ गई, गैर यादव पिछड़े, अति पिछड़े और दलित। क्या यह पोलराइजेशन, जो रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, परिणाम क्या निकला? सवर्ण विधायकों की संख्या बढ़ गई, यादव विधायकों की संख्या घट गई, यादव जीते भी जो, उनमें अधिकांश एनडीए के हैं। ये कैसे हुआ? इसको थोड़ा एक परत और, आप सामाजिक स्तर पे, जाति के स्तर पे देख रहे हैं, और आप जो ने कहा वो बिल्कुल फैक्ट है, तथ्य है, लेकिन उसको एक परत और खोल के देखिए जी। जात के अलावा व्यक्ति की और पहचान होती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो थाना कब्जा करने वाला है, वो बालू माफिया है, रंगबाज है, जमीन कब्जा करने वाला है, गरीब का शोषण करने वाला है। दानापुर की बात करेंगे आप, कई की बात कर लेंगे मैं जी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कि जाति के अलावा कैंडिडेट का प्रोफाइल भी देखिए जी। कैंडिडेट चयन करते समय विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है, पर कैसे लोग हमारे राजनीति में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी भी चिंता होनी चाहिए। यादव, रामकृपाल यादव भी हैं, विजेंद्र यादव भी हैं, है ना, विजेंद्र यादव भी यादव, नित्यानंद राय भी हैं, नित्यानंद राय भी यादव। मैं तो आज भी कहता हूं, बिहार में शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव जी से बड़ा नेता हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल यादव समाज के जी। लेकिन वो कैसे यादव समाज के नेता थे? आज भी मैं जिस क्षेत्र में घूमता हूं ज्यादा, पूरा आप पटना जिला देख लीजिए, आपको सैकड़ों कॉलेज और विद्यालय मिलेंगे रामलखन सिंह यादव का। पूरे बिहार में, झारखंड में भी रामलखन सिंह यादव कॉलेज, सत्येंद्र नारायण सिन्हा कॉलेज, यही तो हो दिखाई पड़ते थे। तो सवाल यह है कि किसी समाज की ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए जी, सही लोगों का चयन होगा। जाति एक फैक्टर है, जाति इकलौता फैक्टर नहीं। सही लोग आएंगे, हर एक समाज में अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, समाज का काम करना चाहने वाले लोग हैं। आप सही लोगों को ब्रेक दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप तो फिर प्रशांत किशोर की उस बात से सहमत हो रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा था कि जंगल राज का भय क्यों खत्म हो? यदि जंगल राज का भय
तब खत्म होगा जब लालू उस जंगल राज के जो एरा के लोग थे, जो बदनाम लोग थे, जो हिस्ट्री सीटर थे, उनसे जब तक छुटकारा नहीं पा लेते हैं। तो वही बात हुई ना, तेजस्वी यादव को छुटकारा पाना होगा। लोग देखिए, लोग, मेरा मानना है कि जंगल राज की छवि क्यों नहीं हट रही है, अगर इसका विश्लेषण सही मन से आरजेडी वाले करें तो उनको दिखेगा कि जब अपने मन से आप भूरा बाल हटाओ की बात कहोगे, भूरा बाल साफ करो, अपने मन से शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगवाओगे, आप बात करोगे शिक्षा की और कलम को जो है कूड़ा की तरह फेंकोगे जनता के बीच में, तो जनता सब देखती है, सब जानती है, सब समझती है। विश्लेषण करना उनको जरूरी है। मैं उनको क्या ज्ञान दूं, वो खुद ही बहुत ज्ञानी लोग। नहीं, आपसे भी अच्छे ही रिश्ते हैं। अच्छे रिश्ते मेरे सबसे हैं। मैं लालू जी के परिवार का बहुत सम्मान करता हूं, लालू जी के परिवार का बहुत सम्मान करता हूं। राजनीति में उनका भी दबदबा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, सम्मान के लायक है भी। ठीक, प्रशांत किशोर कहां फेल हो गए, आपको क्या लगा? प्रशांत किशोर जो कहते थे कि जिन्हें मैंने कंधा लगा दिया वे जीत गए, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर, क्योंकि आपकी जो उम्र है, आप जिस तरीके की राजनीति करते हैं, पढ़े लिखे की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, वो भी विजन ही दिखा रहे थे, स्कूल बस्ता सबको दे रहे थे, लेकिन कहां फेल हो गए? देखिए, प्रशांत किशोर जी इस देश के जाने माने पॉलिटिकल विश्लेषक हैं जी। उनके ऊपर टिप्पणी करना तो शायद उन्हीं से ज्यादा बेटर, ये सवाल पूछें आप बुला के तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के रूप में, एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में हम लोग जब सोचते हैं इस बात को, तो तीन बातें ध्यान आती हैं जी। पहले अच्छी बात में कहूं, बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी ने एक अच्छा प्रयास किया। अच्छा प्रयास किया, यह मानते हैं। प्रयास किया जी। प्रशांत किशोर एक शिक्षित युवा है। अपने मादे पर, अपने गुण से उसने पूरे देश में अपना नाम बनाया है, इसका मैं सम्मान करता हूं। प्रशांत किशोर जी ने अपने मेहनत से कमाए हुए जो भी पूंजी को, बाहर से भी लिया होगा लेकिन अपना भी पैसा लगाया, बिहार की जनता के बीच में पंचायत पंचायत घूमे। बहुत ऐसी चीजें हैं प्रशांत जी के बारे में जो अच्छी हैं। मतलब वो बीजेपी की बी टीम नहीं थे? नहीं, अच्छी हैं, मैं तो खुल के बोल रहा हूं। लेकिन रिजल्ट क्या है? 238 सीटें लड़े, 236 पे जमानत जब्त हो गया, 3.5% वोट प्रतिशत के साथ निपट गए। क्यों? यह तो सवाल है। मुझे लगता है नंबर 1, राजनीति में एरोगेंसी की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। वोट आप ऐसे ही मांग सकते हो, ऐसे वोट नहीं मांग सकते हो। पहली बात, हाथ जोड़ना सीखना होगा। दूसरा, राजनीति में जीत कार्यकर्ता और संगठन से होती है, पेड वर्कर से नहीं होती है। और तीसरी बात, राजनीति में दोषारोपण उसी को करना चाहिए जिसका खुद का दामन साफ हो। मतलब उन्होंने बहुत तरह के आर्थिक विषयों के आरोप हमारे कई नेताओं पे लगाए, बिल्कुल, एक भी सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन जब उनके खुद के घर में देखा जाए कि उनके इतने बड़े चुनाव अभियान की फंडिंग कहां से आई, किन्होंने पैसा दिया, क्यों पैसा दिया, कितना पैसा दिया, कैसे लोगों ने पैसा दिया, तो उनको भी बहुत सारे सवालों का जवाब देना बनता है। तो जिनके घर खुद कांच के होते हैं उनको दूसरों के घर पे ढेला नहीं फेंकना चाहिए। चलिए, दूसरों के घर पर ढेला नहीं फेंकना चाहिए। जब ये सीटों का बंटवारा हो रहा था तो कई बार चिराग पासवान नाराज हो जाते थे, कभी उपेंद्र कुशवाहा भाग जाते थे। कैसे संभालते थे इन चीज़ों को? क्योंकि बड़ी मुश्किलें हुई। जीतनराम मांझी नाराज हो गए, लोगों ने कविताओं की पंक्तियां लिखी, उद्धृत किए, कभी आप रात को यहाँ जा रहे थे, कभी रात को वहाँ जा रहे थे, और उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरी बात तो मनवा ही ली, बेटे को मंत्री बनवा दिया। शादी ब्याह के घर में जैसे बहुत सारा तरह का कांड होता है, आगे चल के वो गॉसिप का कारण बनता है जी, वैसे ही चुनाव में भी बहुत सारे प्रकरण होते हैं। अब उसकी क्या चर्चा की जाए? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल, हाँ। कुल मिला के जी, जो भी चीजें रही,
एनडीए ऊपर से लेके नीचे तक, हम्म, मोदी, नीतीश, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी से लेकर जी, उनके मंडल के कार्यकर्ता तक हम्म, एकत्र होके, एकजुट होके हम्म। सबने चुनाव लड़ा, तभी ये परिणाम आया, नहीं तो ये संभव नहीं था। बिहार की बात तो हो गई। देखिए एसआईआर बिहार में तो हो गया, अब पूरे देश में कई प्रदेशों में होने की बात हो रही है, और सबसे अधिक सामना जो करना पड़ रहा है बंगाल में। ममता दीदी हैं, चुनाव भी है आगे, और बंगाल भी है, असम भी है। असम में ज्यादा दिलचस्पी रहती है, बंगाल में ममता दीदी से लड़ पाएगी बीजेपी? एसआईआर क्या हो पाएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा ज्ञानेश्वर जी। हम्म, मुझे लगता है कि एसआईआर पे सारे श्रोताओं को कुछ तथ्य समझने की जरूरत है। जी, एसआईआर को लेके एक बहुत बड़ा माया जाल, भ्रम का जाल बुना जा रहा है विपक्ष के द्वारा। मैं एक एक करके आता हूं। जी, पहला, लोगों को यह समझाया जा रहा है कि एसआईआर जैसे देश में पहली बार हो रहा है। 1951 में पहली बार एसआईआर हुआ था। 14 बार इस देश में एसआईआर हुआ है। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है कि एसआईआर मतलब वोट काटना। जी बिल्कुल नहीं, एसआईआर मतलब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। बात आएगी कि अशुद्धि कैसे होगी वोटर लिस्ट में। तथ्य है 2010 में एक कोर्ट केस में जजमेंट आया, एक सरकारी पदाधिकारी देश के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रांसफर हो गए। उसका वोट दोनों जगह दिखा, उसको काटा गया। उसने कहा कि मैं अप डाउन भी करता हूं तो मुझे वोट रखने दिया जाए। कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि किसी का वोट, वैध भारतीय नागरिक का वोट आप काट नहीं सकते। अच्छा, रिजल्ट ये हुआ कि हम सब जानते हैं कि बिहार में 52, 53, 55%, पटना जैसे क्षेत्र में 45% वोट पड़ने का कारण ये था बिल्कुल कि हमारा वोटर लिस्ट ही आउटडेटेड था। कितने लोग जो गुजर गए उनका नाम चढ़ा हुआ था, कितने लोग जो वहां रहते नहीं थे उनका नाम चढ़ा हुआ था, कितने लोग आके पटना में बस गए उनका नाम अप टू डेट नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। तो एसआईआर मतलब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। तीसरी बात, लोगों ने कहा कि एसआईआर मोदी सरकार ने कर दी। बिल्कुल गलत। आर्टिकल 324 भारत के संविधान का यह कहता है कि एक सफल लोकतंत्र के लिए पारदर्शी चुनाव अनिवार्य है, और पारदर्शी चुनाव के लिए एक सही और अप टू डेट वोटर लिस्ट अनिवार्य है। बिल्कुल। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 रूल नंबर 21, 22, 23, 24, 25 चैट जीपीटी पे डाल के लोगों को पढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को निर्देशित करता है कि आपका काम है कि समय समय पे आप वोटर रोल अपडेट करो। और भ्रम चलाया गया जी कि 2003 में एसआईआर हुआ था तो उसमें बहुत समय लगा था, इसमें बड़ा जल्दी जल्दी कर दिया गया है। अरे भाई, कैसे जल्दी जल्दी कर दिया गया है आप बताइए। 99,000 बूथ है बिहार में। बिल्कुल। 99,000 सरकारी पदाधिकारी, BLO बूथ लेवल ऑफिसर लगे। 1 महीना समय दिया गया कि सब घर जाके वोट की एन्यूमरेशन, जांच आप करोगे, फॉर्म भरवाने का काम करोगे। एक बूथ पे कितना वोट? 1,000-1,200 वोट। मतलब कितने परिवार? 250-300 परिवार। 30 दिन में क्या 300 परिवार के पास जाना कठिन है क्या? 30 दिन में कोई BLO 300 परिवार को जाके उसके घर घर आकलन नहीं कर सकता है कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, कोई क्या करता है? भ्रम फैलाने का पूरा प्रयास राहुल गांधी जी ने किया। चलिए ठीक है, मान लेते राहुल गांधी जी ने किया, लेकिन क्या आप ममता बनर्जी क्या एसआईआर करा पाएंगे बंगाल में? देखिए, एसआईआर होगा, है हिम्मत? ममता बनर्जी जी हो, हाँ, कोई प्रदेश हो, 13 राज्यों में एसआईआर इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। और बिहार के एसआईआर के एक्सपेरिमेंट ने यह सिद्ध कर दिया है कि 7.5 करोड़ मतदाताओं के बिहार में एसआईआर हो भी सकता है। एसआईआर के बाद चुनाव भी हो सकता है। और इस चुनाव में आपको ज्ञानेश्वर जी कोई मिला क्या जिसने कहा हो कि भाई जो है हमारे गांव का सब वोट काट दिया? नहीं। हमारे परिवार का सब वोट काट दिया? नहीं। मुझे 10 परिवार मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा
कि भैया पहले बहुत समस्या होता था, मेरा वोट यहां था, पत्नी का वोट दूसर का बूथ पे था, ऐसा होता था। इस बार इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग सेंटर को बड़े बड़े अपार्टमेंट के पास लाने का काम किया है ताकि लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। बिल्कुल। इस बार एक परिवार एक जगह मतदान करने जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो एसआईआर से तो बिहार का लाभ हुआ है, बिहार में एसआईआर सफल हुआ है, हम उसका स्वागत करते हैं। बंगाल में सफल होगा। बंगाल में जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वो एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हाँ। वो घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहे हैं। मतलब आप ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बचा रही हैं? ज्ञानेश्वर जी, तथ्यों की बात करें जी, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, बिहार की जनता को, देश भर में हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है, फेंसिंग हो गई। एक प्रदेश है पूरे भारत में जिसकी बॉर्डर की फेंसिंग नहीं हुई। बिल्कुल। कहां? बंगाल। बंगाल की। जी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां की सरकार चाहती नहीं है। तो आपको लगता है कि जो देश के चाणक्य, आप मुझे एक बात बताओ जी, बंगाल का डेमोग्राफिक स्टडी एक मैं पढ़ रहा था, बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी है पिछले कुछ सालों में जिस दर से, उसके 3 गुना दर से मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। मुसलमानों की संख्या बढ़ी। अब कोई कह सकता है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा परिवार बड़ा होता है जी, लेकिन ये साइंटिफिकली मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 3 गुना के दर से जनसंख्या बढ़ जाए। बाहर से लोग आए हैं, उनको तुष्टीकरण की राजनीति ने, वोट बैंक की राजनीति ने, ममता बनर्जी के लोगों ने फेक आधार कार्ड बनवाया, फेक वोटर कार्ड बनवाया, उनको आवास योजना दिलवाई, उनको मुफ्त अनाज की योजना दिलवाई, उनको अनेकों सरकारी सुविधाएं दिलवाई। आप मुझे 2 सवालों का जवाब दो जी। पहला ये कि इस देश में भारतीय नागरिक को अपनी सरकार चुनने का मताधिकार है कि घुसपैठियों को भी सरकार चुनने का अधिकार है? भारतीय नागरिक को। दूसरी, इस देश के संसाधन पे, इस देश की स्कीमों पर किसका अधिकार है? भारतीय का, भारतीय नागरिक का। जी। तो हमारा यह कहना है, अमित शाह जी स्पष्ट कहते हैं और मैं उनका पूरा समर्थक करता हूं, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, यानी खोजो, डिटेक्ट करो कौन घुसपैठिया है, उसको वोटर लिस्ट से डिलीट करो और मौका आने पे उनको डिपोर्ट करो, जहां से आए हैं वहां जाएं। भारत की जनसंख्या, भारत के संसाधन पे पहला अधिकार भारतीय नागरिक का है। लेकिन आम धारणा है कि देखिए अमित शाह सबसे लड़ लेते हैं, सबसे जीत भी लेते हैं, लेकिन ममता बनर्जी से नहीं लड़ पाते हैं और ममता बनर्जी को नहीं हरा सकते। 4 महीने मुझे वह भी याद है, 2 मई दीदी गई। 4 महीने आप इंतजार कर लो जी। अमित शाह जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ममता दीदी से, बंगाल की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है ममता दीदी से। ममता दीदी ने जिस तरह का काम बंगाल में किया है, बंगाल की बहू बेटियों का, हिंदू परिवारों का जो आज हश्र हुआ है, जिस तरह का इनसिक्योरिटी हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जी भाई, हमने देखा है किस तरह का उनके, मैं अब नहीं जाना चाहता हूं, महिलाओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार कांड हुए हैं, जिस तरह का संदेश खली हुआ है, जिस तरह का 50 तरह के प्रॉब्लम बंगाल में हो रहे हैं। बंगाल की जनता त्रस्त है भैया। चलिए ऋतुराज सिन्हा से देखिए हम रैपिड फायर की ओर बढ़े, उसके पहले एक सवाल कायस्थ समाज का बड़ा सवाल है। जब हम यह बातचीत कर रहे हैं तब मुझे इशारा किया गया कि वह सवाल क्यों छोड़ रहे हैं आप, और आपने बीच में कुम्हरार की बात कह दी थी। कुम्हरार जिसे कायस्थ अपनी राजधानी मानते हैं, अपना विधानसभा क्षेत्र मानते हैं। हमने चुनाव के दौरान देखा कि पटना के कायस्थों ने आपका विरोध किया था और आपने वह विरोध झेला था। ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मजबूरी थी कि कुम्हरार को दूसरों को सौंप देना पड़ा, कायस्थ का घर उजड़ गया? देखिए, मैं पहले तो ये बात स्पष्ट कर दूं कि मेरा विरोध मेरे ही समाज ने किया जी। समाज कष्ट में था कि
कायस्थ का टिकट कुम्हरार में नहीं हो पाया, जी, तो किससे सवाल पूछेगा? हम्म, मुझे सवाल पूछा, जी, रविशंकर जी से सवाल पूछा, हम्म, नितिन नवीन से सवाल पूछा, समाज के लोगों से सवाल पूछा, बनता है सवाल पूछना, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा दायित्व है जवाब देना। और मेरे घर पे अगर मेरे बड़ बुजुर्गों ने या मेरे भाइयों ने मुझसे सवाल पूछ ही लिया तो क्या गलत पूछा? इसमें कोई विषय नहीं है, मेरा ही परिवार है, मैं उसी परिवार का, उसी समाज का एक अंग हूं। लेकिन थोड़ा पॉलिटिकली इसको समझिए जी। कुम्हरार की सीट पे अरुण सिन्हा जी लंबे समय से थे। क्यों थे? सिर्फ कायस्थ थे इसलिए थे क्या? वो पटना जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस नाते उनको टिकट मिला जी। थोड़ा सा रिवाइंड करिए, सुशील मोदी, तो वो कायस्थ समाज से थे क्या सुशील मोदी जी? तो भाई सुशील मोदी जी से वो सीट अरुण जी को आई थी जी। अरुण जी से वो सीट संजय जी को आई है। पीढ़ी परिवर्तन का एक प्राकृतिक नियम है। और जिस तरह से बड़ा दिल दिखा के अरुण सिन्हा जी ने जी चुनाव में काम किया है, वो अपने आप में एक उदाहरण है। और मुझे लगता है, बची बात समाज की, कायस्थ समाज जी वो समाज नहीं है जिसको कोई निपटा सके, कोई निपटा नहीं सकता है, ना कोई सिमटा सके। एक बात ध्यान से सुन लीजिए जी, एक कायस्थ समाज वही कायस्थ समाज है जिससे सच्चिदानंद सिन्हा जी आए, जिन्होंने बिहार बनवाने का काम किया। आज भी हम बिहार दिवस मनाते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जी के नाम पे, उनके जयंती पे मनाते हैं। यहां पर आजादी से पहले बिहार का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, जो भी इसी समाज के शिरोमणि थे, भारत रत्न, देश के प्रथम राष्ट्रपति। संविधान बनाने में अंबेडकर जी की भी जो भूमिका है, बिल्कुल, उस संविधान सभा की अध्यक्षता राजेंद्र बाबू ने ही की थी जी। ये वो समाज है जिस समाज ने केबी सहाय जैसा मुख्यमंत्री बिहार को दिया, जिसकी एक बड़ी भूमिका जमींदारी सिस्टम को खत्म करने में हुई, बिहार के विकास का रास्ता प्रशस्त करने में, श्री बाबू के साथ मिलकर। जब कांग्रेस राज गया और सोशलिस्ट लोहियावादी सत्ता में आए, तो उन्होंने भी जिसको पहला मुख्यमंत्री अपना चुना, ये महामाया प्रसाद सिन्हा जी का परिवार है। और जब लोकतंत्र खतरे में आया, तो बिहार नहीं, देश को जिसने दिशा दिखाई, जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव जी का समाज है। तो इसका स्थान एक टिकट मिलने और घटने से ना बनता है ना बिगड़ता है। इस समाज में वो गुणवत्ता है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के दम पर, अपनी क्षमता के बल पर ये समाज अपना भविष्य प्रशस्त करता रहा है। अपनी भूमिका देश बिहार में निभाता रहा है, निभाता रहेगा। चलिए, बैकरूम से फ्रंट फुट पर खेलने कब आ रहे हैं ऋतुराज सिन्हा? भाई, राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता रहूंगा जी। चुनाव में तो फ्रंट फुट पे ही थे, अब आप उसको बैक फुट, बैकरूम जो बोलिए। हम लोग तो जो काम मिलता है, पहले पार्टी कहीं और काम दे रही थी, अब बिहार में काम कुछ दे रही है कहीं और। अब हमको SIR के मध्य में काम मिला हुआ है, 12-13 राज्यों में प्रवास चल रहा है, तो पार्टी जो काम बताती है करते रहते हैं। चलिए, पटना के लोग बड़ी भूमिका देखते हैं, रैपिड फायर की ओर चलते हैं। और सोचना मना है, जवाब तुरंत देना है। पटना की सर्दी या दिल्ली की सर्दी, कौन ज्यादा सुधरता है? दिल्ली। दिल्ली की सर्दी। लिट्टी चोखा या कॉन्टिनेंटल फूड? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, मन से। लालू यादव एक शब्द में? बड़ा नेता। बड़ा नेता। नरेंद्र मोदी एक शब्द में? फादर ऑफ न्यू इंडिया। नरेंद्र मोदी फादर ऑफ न्यू इंडिया। अमित शाह? गुरु। अमित शाह गुरु ऋतुराज सिन्हा के। हाँ, मेरे जैसे बहुत चेले हैं उनके। आपके जैसे बहुत चेले होंगे। नीतीश कुमार? विकास पुरुष। विकास पुरुष। तेजस्वी यादव? राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार। चिराग पासवान? अनदर राइजिंग स्टार। अनदर राइजिंग स्टार। प्रशांत किशोर? हाई पोटेंशियल बिहारी। हाई पोटेंशियल बिहारी।
सम्राट चौधरी नेता, नेता, भविष्य का। बिहार का विधायक दल का चुना हुआ नेता है भैया। हाँ, तेजस्वी यादव को कोई एक सलाह देना चाहेंगे आप इस हार के बाद? तेजस्वी यादव जी को मेरे सलाह की कोई जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव जी बिहार में जितना लोग उनको मानते हैं, तेजस्वी यादव जी, और जैसे मैं पढ़ रहा था शिवानंद तिवारी जी ने उनके बारे में लिखा है स्पष्ट कुछ राय दी है। शिवानंद तिवारी जी एक बहुत बड़े राजनेता रहे हैं। रामानंद तिवारी जी का एक इतिहास है, उनका बहुत मैं सम्मान करता हूँ, और वो उस पोजीशन में है कि वो तेजस्वी यादव जी को कुछ बता सके जी। मैं उन्हीं की बातों को रिपीट करूंगा कि शिवानंद तिवारी जी ने जो समझाने का प्रयास अपने लेखों से तेजस्वी यादव जी को किया है, उसका अनुकरण करेंगे तो तेजस्वी जी को लाभ ही होगा। चलिए, तो लाभ होगा। क्रिकेट देखते हैं या सिर्फ इलेक्शन का स्कोर? सिनेमा देखता हूँ। सिनेमा देखते हैं। कौन सा पसंदीदा है हीरो? अभी हीरो की तो बात नहीं कहूंगा, हम लोग तो खैर संजय दत्त के फैन हैं। हाँ। लेकिन अभी एक पिक्चर आई है धुरंधर, बिल्कुल, और देखने लायक पिक्चर है, जिसको भी ये समझना है कि किस तरह से हमारे वीर जवान देश के बाहर दुश्मन देश में जाकर देश का काम करते हैं, गुमनामी का जीवन जीते हैं, अपने जान की बाजी लगाते हैं, भारत माँ के लिए लगाते हैं। ऐसे लोगों की गाथा देखनी चाहिए। लाइक अजीत डोभाल की बात हो या अन्य रॉ एजेंट्स की बात हो, वो जो पूरी कहानी है बहुत सच्चाई से उसका चित्रण। अगर राजनेता नहीं होते तो आज ऋतुराज सिन्हा क्या कर रहे होते? एसआईएस चला रहे होते? देखिए, मैं अपने आप को, मेरी शिक्षा, मैंने मास्टर्स किया है लंदन बिजनेस स्कूल से, मैं हार्वर्ड गया हूं पब्लिक पॉलिसी पढ़ने के लिए। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि राजनीति मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा प्रोफेशन नहीं। मुझे समाज ने बहुत दिया है, अब समाज को देना है। मुझे समाज में सही ने बहुत दिया है, और मुझे कम समय में मेरे पिताजी माताजी के आशीर्वाद से, समाज के प्रेम से मुझे बहुत कुछ मिला है। इस बिहार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सफलता प्राप्त की है। मेरे मन में मेरे बिहार के लिए, बिहार के गौरव के लिए, बिहार के विकास के लिए काम करने की बहुत मन की इच्छा है। और वो इच्छा इसलिए नहीं है कि बिहार का कोई बहुत बड़ा उत्थान करने की मेरे में क्षमता है, बस एक आम बिहारी के जैसे मेरे मन में बात आती है कि कोई बिहार का बच्चा बाहर जाके अपने आप को बिहारी बताने में शर्म महसूस नहीं करे। ऐसा बिहार बनाना है कि हमारे बच्चे भी बाहर जाके ठोक के बोले, जैसे बोलता है कि मैं गुजराती हूं, मैं तमिल हूं, मैं मराठी हूं, मैं बिहारी हूं, और गलत लहजे में नहीं, घमंड के रूप में नहीं, गर्व के रूप में। आर.के. सिन्हा जी, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है? बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। पिताजी एक कठिन परिस्थिति में है। ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद पिछले 11 महीने से अस्पताल में है जी। परिवार में माताजी विशेषकर, बाकी सभी लोग मिलकर उनकी सेवा का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि मैं तो उसमें थोड़ा पीछे ही पड़ रहा हूँ जी। बाकी परिवारजन, मेरी बहन विशेषकर बहुत प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी राजनीतिक इच्छा और प्रेरणा मेरे पिताजी से आई है। गर्दनी बाग के सरकारी क्वार्टर से 7-8 बच्चों के, मतलब एक हमारी बुआ जी गुजर गई, बिल्कुल जी, एक 7 बच्चों के परिवार से शुरू करके एक 150 रुपए की नौकरी पत्रकारिता की नौकरी से शुरू करके जेपी आंदोलन से जुड़ के उन्होंने एक जीवन में एक बड़ा सफर तय किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी बनाने का, एक सांसद बनने का, और उनके अंदर जो बिहार का समर्पण, प्रेम, लगन देखा है मैंने, कहीं ना कहीं उसकी एक बहुत गहरी छाप मेरे मानस पर है। चलिए, भगवान जल्द स्वस्थ करें, उन्हें दीर्घायु बनाएं, हम लोग की कामना है। सुबह उठकर सबसे पहले अखबार देखते हैं या मोबाइल? मोबाइल। एक्स पर ट्रोलिंग देखकर हंसी आती है या गुस्सा? आनंद लेता हूं। आनंद लेते हैं। एक चीज जो नीतीश कुमार से सीखनी चाहिए,
लंबी रेस का घोड़ा। लंबी रेस का घोड़ा। आपका हिडन टैलेंट क्या है जो लोग नहीं जानते? एक कठिन सवाल आपने पूछा जी। ऐसा कोई विशेष टैलेंट तो नहीं है, पर मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाना बनाने का प्रयास करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बच्चों के लिए खाना बनाने का। बिहार की सड़कें पास या फेल? सुपर हिट। सुपर हिट मतलब आपको बिहार की सड़कें? भाई साहब, इस चुनाव में पूरे बिहार को नापने का अवसर मिला है। जी। कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि अब बिहार में सड़क का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम नहीं होना है। और देश के दूसरे प्रदेशों में पानी का संकट बहुत गहरा है, इसलिए बिहार को प्रकृति का वरदान है। तो अगर बिहार की राजनीति पर वेब सीरीज बने तो उसका टाइटल क्या रखेंगे आप? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ दिया। बिहार के ऊपर अगर वेब सीरीज बने तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक वेब सीरीज बिहार के इतिहास को समेट सकती है। लेकिन मौर्य से लेकर नीतीश कुमार तक का जो इतिहास है, बिहार की जो यात्रा है, ये एक अद्भुत यात्रा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की। जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे वेब सीरीज बनाने का अटेम्प्ट किसी को ले ही लेना चाहिए। मतलब अब गैंग्स ऑफ बिहार नहीं लिखा जाएगा, बिहार नहीं बनेगा। बिहार अब गैंग्स के लिए जाना नहीं जाता, और वो दौर बिहार का निकल चुका है। अब उसको पीछे ही छोड़ दीजिए। बिहार में अब हमको AICT बनानी है, बिहार में इंडस्ट्री लानी है जी। बिहार में हमको महिलाओं को आगे करके घर के आय में डबल इंजन लगाने हैं, पुरुष भी कमाए महिलाएं भी कमाए। हमको बिहार में अब पॉजिटिव काम करना है। ऐसा चुनावी जुमला जिसे सुन सुनकर ऋतुराज सिन्हा भी परेशान हो चुके हैं। एक दवाई कमाई सिंचाई पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई। तो ये मेरे साथ थे ऋतुराज सिन्हा, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी और बिहार के लाल। तो देखिए बिहार के चुनाव में क्या भूमिका रही, बिहार को कैसे जीता गया, मगर साहबाद पटना का इलाका जो सबसे कठिन था, और क्या सोचते हैं ऋतुराज सिन्हा। उन्होंने स्वीकारा कि मुझे सब कुछ बिहार ने दिया है, राजनीति मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैं बिहार को कुछ लौटाना चाहता हूं और बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूं। ऋतुराज सिन्हा के पिताजी RK सिन्हा की क्या पहचान है सभी जानते हैं। वे बीमार चल रहे हैं, हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और आगे भी ऋतुराज सिन्हा से देखिए पढ़े लिखे लोगों से मिलना, और बिहार की राजनीति में बहुत कम लोग हैं जो हार्वर्ड तक पहुंचे हैं, तो इनसे मुलाकातें जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।